All right. Today we are going to talk about chapter number 19, that is Dawn of Modern Physics. इसको let's quickly wind it up. सबसे पहली बात है क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे. Let's talk about that. Basically modern physics में we will be covering all these things जहाँ पर हम लोग बात करेंगे inertial, non-inertial frames के बारे में, quantum physics के बारे में, वेव की जो है duality के बारे में, बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में. Let's start off from the very first part of it, that is the introduction to this chapter. Starting from here, the need for a new framework. Basically बात ये हो रही है कि जो है एक क्लासिकल फिजिक्स चल रही थी पहले, और उसके बाद जो है फिर नीड हुई हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स की. तो उसकी वजह क्या थी? सो द प्रॉब्लम विद द क्लासिकल फिजिक्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बेसिकली 20th सेंचुरी के जो स्टार्ट था ना, उसमें साइंस के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से मैच नहीं हो रहे थे. कुछ अजीब फिनोमेनाज समझ नहीं आ रहे थे बेसिकली, जैसे कि ये वाले फिनोमेनाज हमारे बैकग्राउंड रेडिएशन के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हमारे शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स के, कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो उसके, बेसिकली इन ये जो चार टॉपिक्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स was not able to explain all these phenomena. तो these are one of the reasons कि जो है मॉडर्न फिजिक्स के लिए जो है हम लोगों को नीड पड़ी कि हम लोगों को चेंज करना पड़ा तरीका, और we came up with different explanations then. For example, let's talk about background radiation. से पहले के ऊपर से मैं बता देता हूँ कि बेसिकली है क्या बैकग्राउंड रेडिएशन. ये जो है क्लासिकल फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इसका फिनोमेना. बेसिकली होता क्या आप हमारा बैकग्राउंड रेडिएशन, बेसिकली ये जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है. ठीक है, दोनों चीजें कर रहा होता है. अब क्लासिकल फिजिक्स के जो मुताबिक ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, जैसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं. सही है कि अगर कोई भी चीज़ हाई फ्रिक्वेंसी में चली जाएगी तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाएगी. दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी. सो मगर रियलिटी में जो है ना ऐसा होता नहीं है. दैट्स वाई क्लासिकल फिजिक्स वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई फिर बैकग्राउंड रेडिएशन हो कैसे रही है. सही है. नेक्स्ट, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. अब क्लासिकल थ्योरी जो है ना उसके हिसाब से एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना उस पर डिपेंड करती है ये बेसिकली. ठीक है, तो ये जो फिनोमेना ये भी समझ नहीं आ रहा. मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो कोई भी मेटल सरफेस होता है उसके ऊपर जो जब भी कोई हम लोग लाइट स्ट्राइक करते हैं ना किसी मेटल सरफेस के ऊपर, कोई भी लाइट स्ट्राइक करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. ठीक है. अब क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी लाइट की जो एनर्जी जो निकल रही है ना बेसिकली वो एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स. बट जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे तो हम लोगों ने देखा कि वो भाई इंटेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है लाइट की एनर्जी, बल्कि ये हो रहा है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रही है एनर्जी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारा ये स्पेक्ट्रल लाइंस. बेसिकली ये शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस या एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग ये और डिस्कस करेंगे इन डिटेल. बेसिकली इसमें ये फिनोमेना है बेसिकली कि जब जब लेट्स से कि जब हाइड्रोजन गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में पास करते हैं ना तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स अपीयर करते हैं. ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है. ठीक है. क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी कंटिन्यूस होनी चाहिए, बट जब हम लोग इसका हाइड्रोजन की गैस का लाइट स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम लोग ये नोट करते हैं कि ये जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स दिखाएगा.
ये कंटिन्यूस नहीं दिखाता, ये डिस्क्रीट दिखाता है। इसको आगे और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स जो है इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि जो है डिस्क्रीट क्यों दिखा रहा है लाइन का स्पेक्ट्रम rather than a continuous line spectrum. Next we got the fourth pointer, that is our constancy of speed of light. Now what about this, the constancy of the speed of light? अच्छा यहाँ पर बेसिकली लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे सोर्स मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। जो लाइट है हर दुनिया, लाइक द सन इज इमिटिंग द लाइट, राइट? तो जो जो लाइट है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, हर जगह पे द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ये चीज याद रखनी है, ठीक है? चाहे चाहे कोई भी मूव कर रहा हो, चाहे सोर्स मूव कर रही हो या ऑब्जेक्ट मूव कर या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, लाइक द सन मूव कर रहा हो या हम मूव कर रहे हो, लाइट हमेशा तभी कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्लासिकल फिजिक्स के लॉजिक के अगेंस्ट है, ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं कहती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है इस चीज को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स इज अगेंस्ट दिस लॉजिक, ठीक है? तो इन सब के सब फिनोमिनास को क्लासिकल फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इस वजह से हम लोग न्यू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा मॉडर्न फिजिक्स। दैट इज इट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंटर ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो देखिए अब यहाँ पर a revolutionary approach was needed. This gave rise to the modern physics. यहाँ पर the two major branches of the modern physics are, दो pieces में हम लोगों ने जो modern physics को break down करा है। सबसे पहले तो हमारी है classical physics, that is our basic physics, classical physics, जहाँ पर हम लोग हमारे सारे मैक्रो लेवल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर टू पार्ट्स। One is the special theory of relativity, that is Einstein equals to mc square, and the quantum theory, जो के सबसे मेन और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटम थ्योरी हमारा जो है ना मॉडर्न फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स itself इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इट एक्सप्लेन्स फिनोमेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स मूविंग नियर द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये उन फिनोमेना के बारे में डिस्कस करता है जहां पर चीजों को हम लोग बात करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के, जो है लाइट के करीब अगर कोई भी चीज को हम लोग मूव करें लाइट की स्पीड के करीब, लाइक 3.3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट अगर मूव कराते हैं तो क्या होएगा, उस फिनोमेना के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वांटम थ्योरी में क्या हो रहा होता है? ये थ्योरी कहती है कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है? जो सन से हम लोगों को लाइटनिंग मिल रही है दैट इज इन डिस्क्रीट पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव लाइक नेचर उनका होता है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट क्वांटम थ्योरी सेज। ठीक हो गया बात? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। नाउ classical physics still valid for most daily life phenomena like kinematics, dynamics वगैरह, used for slow moving large scale systems जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना ग्रेविटी बिटवीन टू लार्ज प्लैनेट्स या अर्थ, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के अंदर। Then comes the modern physics. This is necessary for the microscopic particles, the high speed particles, which is हम electrons और photons के बारे में बात करेंगे and उन चीज़ों के बारे में which can when we go close to the speed of light, उन phenomena के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स जो होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द, अच्छा ये जो सारा मैंने पार्ट बताया आपको, दैट इज ऑल दिस the very first introduction part. All right, now we're going to be talking about the relative motion. ये वाला सारा paragraph, what are they talking about here? So the relative motion, what's the key concept of it? The motion is relative. हम बोलते हैं कि जो motion है वो relative है, मतलब motion या rest
कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है, सब कुछ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इस चीज का मतलब है दैट द मोशन इज रिलेटिव। ठीक है बच्चों, एकदम फिर से रिपीट कर देता हूं कि मोशन इज रिलेटिव का मतलब सिंपल ये है कि दैट द मोशन इज, चाहे वो रेस्ट पर हो या वो मूव कर रही हो कोई भी चीज, वो उसकी एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है। उसकी मोशन या रेस्ट जो है वो कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस चीज को परसीव करें। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स से कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ इन लोगों ने यहाँ पर कि लेट्स से दैट अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं द बॉल इज अपवर्ड्स ओनली फॉर यू, जब ऊपर चली गई है। ठीक है, इसी तरह अगर आप नहीं सॉरी, बॉल सिर्फ आपके लिए, इसी तरीके से अर्थ की दूसरी साइड में अगर एक बंदा डायरेक्शन को देखेगा तो बोलेगा नीचे है। समझ रहे, लेट्स सपोज के दिस इज अ बिल्डिंग ओवर हियर and one of you is standing over here and you throw a ball upwards in upward direction. ठीक है, and let's say someone is out here on the top floor and looking at the ball. सही है, अब इस बंदे के लिए द बॉल इज मूविंग अपवर्ड्स, इसके लिए द बॉल की जो मोशन है वो अपवर्ड है, बट ये वाला जो पर्सन है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके लिए जो बॉल की मोशन है वो डाउनवर्ड है। इसलिए वी से दैट द मोशन इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, रिमेंबर दिस बच्चों। ठीक है, ऑलराइट, सो rest and motion are relative. A person inside a moving car sees the train walls as stationary. ठीक है, अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हम लोग ट्रेन को देखेंगे, अगर वॉल्स को ट्रेन की, हम बोलेंगे कि भाई ट्रेन रुकी हुई है, स्टेशनरी, अनलेस लाइक यू नो यू डोंट गो इनटू डेप्थ कि हाँ भाई फील हो रहा है मूव कर रही है एंड ऑल। लेट्स जस्ट लुक एट द वॉल्स, इफ यू जस्ट लुक एट द वॉल्स नॉट द विंडो, तो हम बोलेंगे भाई ट्रेन इज स्टेशनरी बिकॉज वो हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रही। बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, अगर कोई बंदा रोड साइड पे खड़ा होकर ट्रेन को देख रहा है तो उसके हिसाब से द वॉल्स ऑफ द ट्रेन वुड बी मूविंग, दे आर इन मोशन, द ट्रेन इटसेल्फ इज इन मोशन। ठीक हो गया यहाँ तक बात? आई होप दिस इज क्लियर दैट द मोशन इज रिलेटिव, वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर किस तरीके से देख रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज की मोशन को। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस important thought experiment for the two cars. यहां पे क्या बता रहे हैं देखें, कंसिडर टू कार्स मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटीज एंड अ पर्सन इनसाइड ईच कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स। गाड़ियां जो है दो जा रही हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बंदा जो है ना बॉल को ऊपर अपर डायरेक्शन में जो है थ्रो करता है। फॉर द पर्सन इनसाइड द बॉल गोज अप एंड कम्स स्ट्रेट डाउन। वो बंदा जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, फॉर दैट पर्सन द बॉल गोज अप, वो ऊपर जाती है और फिर वो नीचे आ जाती है। बट फॉर समवन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अदर कार और फ्रॉम आउटसाइड द पाथ अपीयर्स कर्व्ड। ठीक है, अगर चलती हुई कार में अगर आप बॉल को थ्रो करते हो, सही है, तो आपके हिसाब से बॉल ऊपर जाएगी और वो जब सीधा सीधा नीचे आएगी, स्टेशनरी फील होएगा आपको। करके देखना एक्सपेरिमेंट, अगर लाइक चलती कार में बॉल को ठप फेंक के देखना हवा में या किसी भी चीज को दैट इज लाइट फॉर यू, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि हाँ मैंने, आप तो बैठे हो ना कार में, आप तो मूव नहीं कर रहे हो बट कार मूव कर रही है, तो आप स्टेशनरी फील करोगे कि बिकॉज यू योर सेल्फ आर नॉट मूविंग बट द कार इज इन मोशन, तो यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द कार। व्हेन यू थ्रो द बॉल अपवर्ड्स, तो क्या होएगा, आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, आप ऑब्जर्व करोगे बॉल ऊपर गई और फिर स्ट्रेट नीचे आई, आपको कर्व फील नहीं होएगा। बट अगर कोई और आपको देख रहा होगा ना, वो देखेगा हाँ भाई कार इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पॉइंट पर आपने समझो कि कार थी, जब वो देखेगा बॉल ऊपर गई और फिर देखेगा जब कार इस तरफ आ गई तो बॉल नीचे आ गई। तो उस बंदे के लिए जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी अ पैराबोलिक कर्व, तो उसके लिए पाथ होगा बॉल का ऐसा। बट जब आप देख रहे होगे आपके हिसाब से बॉल बस ऊपर गई और फिर नीचे आई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? इससे कंक्लूजन हम लोगों को ये मिलता है
कि जो मोशन को ऑब्जर्व करना ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए. ठीक है. सो द मोशन कहाँ पे लिखा हुआ है लोगों ने, ये वाला पार्ट. द रिजल्ट अपीयर्स कंसिस्टेंट ओनली व्हेन ऑब्जर्व्ड इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हेन व्यूड इन फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स द मोशन इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होएगा, तो उसके ऊपर उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट perspective होगा कि about the motion of the ball. All right. Next. या थोड़ा सा इसको और इजी करके मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि यू नो लाइक जो चीज़ आपके फ्रेम में रेस्ट में है वो दूसरे के फ्रेम में मोशन में हो सकती है. इसी कॉन्सेप्ट से हम हमारा स्पेशल रिलेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं बेसिकली. ठीक है ना. स्पेशल रिलेटिविटी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो है फिर वो और डिटेल में हमें समझाती है चीज़ें, जहां हम लोग समझेंगे कि जो है ना स्पेस और टाइम भी रिलेटिव होते हैं. अभी तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, मोशन की, कि मोशन रिलेटिव है. यू विल अभी आगे जाकर यू विल अंडरस्टैंड दैट स्पेस भी रिलेटिव है और टाइम भी रिलेटिव होता है, ये भी डिपेंडेंट होता है. ठीक है. ये भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. ओके. सो लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज ऑल्सो डन. ये मैंने रिलेटिव मोशन समझा दिया आप लोगों को इस चीज के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन मोर डिटेल गाइस. द वेरी फर्स्ट पार्ट, द डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैं अभी पीछे पूरे टाइम बोल रहा था. हैव अ लुक ओवर हियर. इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सॉरी, a frame of reference is any coordinate system or physical environment relative to which observations and measurements are made. तो इनका मतलब क्या बोलने का, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या मूवमेंट मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर होएगा तो उन लोगों के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी. मिसाल के तौर पे जैसे कि देखें एग्जाम्पल जहाँ पे इन लोगों ने हमें जो दिए हुए, लेट्स से दैट अगर आप टेबल का पोजीशन रूम की वॉल्स के हिसाब से देखते हो तो रूम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा आपके लिए. ठीक है. जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल में बोल रहे हैं ना, द वॉल्स ऑफ द रूम कैन सर्व एज अ फ्रेम फॉर measuring the position of a table. In a laboratory, the lab itself acts as the frame of reference. ठीक है. कि अगर एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहा हो तो लैब रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, पूरा का पूरा जो लैब है आपका जहाँ पे आपका कंडक्ट हो रहा है एक्सपेरिमेंट. अच्छा, अगर आप ट्रेन में हैं और कोई चीज़ देख रहे हैं तो ट्रेन ही आपका फ्रेम है इस केस के अंदर, क्योंकि आप ट्रेन का पार्ट हो ना. तो ट्रेन बिकम्स अ रेफरेंस फ्रेम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट इनसाइड इट, जो भी अकर होएगा उसके अंदर. फिर इन स्पेस द पोजीशन ऑफ डिस्टेंट स्टार्स कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्क्राइबिंग अ स्पेसशिप्स पोजीशन. मतलब कि लाइक स्पेसशिप में एक स्पेसशिप को स्टार्स के मुकाबले में देखते हैं तो स्टार्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम उसको विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देख रहे हैं कि भाई वो जो पोजीशन है स्पेसशिप की वो स्टार से इतनी दूर है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए स्टार का कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा. I hope all of these examples are clear to you guys. Now, let's talk about the inertial frame of reference. ये क्या होता है भाई? Have a look here. So, what are they saying over here बच्चों? अगर नहीं ऐसा फ्रेम जहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा होता है उसे हम लोग सिंपली इनर्शियल फ्रेम कहते हैं. इसको इस तरीके से याद कर लेना. ठीक है. एन इनर्शियल फ्रेम इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स ट्रू. ठीक है. जहां पर भी न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा होता है, दैट इज नोन एज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and a body in motion continues with constant velocity unless acted upon by a force. I hope this part is clear to you guys. मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो रेस्ट में
या कांस्टेंट मोशन में ही रहेगा अनलेस उसके ऊपर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते. एग्जाम्पल बेटा is over here in front of you. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बॉडी remains at rest unless acted upon by a force. मतलब कि हमारे लिए अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम के जैसा काम करता है, क्योंकि इस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है जब तक उसे कोई फोर्स मूव ना करे. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर कि a car moving with constant velocity, a body inside stays at rest unless disturbed. What does this mean? देखिए आप, एक कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, ठीक है, वो भी इनर्शियल फ्रेम है हमारा, क्योंकि अंदर रखा हुआ सामान मूव नहीं करेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो. सही है बात. इसलिए कार जो है वो खुद हमारा इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा इस केस के अंदर. एनी फ्रेम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम इज ऑल्सो इनर्शियल. कि अगर कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के मुकाबले में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा हमारा. सिंपल एज दैट. सो रिमेंबर व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटा देखें यहाँ पे क्या कहना है. इफ अ फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग इट इज नॉन इनर्शियल. सिंपल एज दैट. यहाँ पर क्या हो रहा था इस जगह पर? सॉरी, यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे इनर्शिया अप्लाई हो रहा था इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो बॉडी है, वो जो फ्रेम है, वो एक्सेलरेट कर रहा होगा बेटा बेसिकली. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस. सही है. इन दिस एक्सेलरेशन होती है और वो नॉन इनर्शियल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखें, इन सच फ्रेम्स न्यूटन्स लॉज डू नॉट अप्लाई अनलेस फिक्शियस और सूडो फोर्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड. मतलब ऐसे फ्रेम्स के अंदर न्यूटन का जो लॉ है ना, वो अप्लाई नहीं होएगा जब तक हम लोग खुद से ऐसी एग्जम्पशंस वाली फोर्सेस ना इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पर. ठीक है, लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल जो बोल रहे हैं कि अगर कार अचानक रुक जाए तो उसमें रखा हुआ सामान आगे गिरता है. इसका मतलब कार अब नॉन इनर्शियल हो गई है. ठीक है, जब लेट्स सपोज के if a car suddenly stops or accelerates, an object inside starts moving on its own. ना inertia apply हो रहा होता है, right? Showing that the car is no longer inertial during acceleration or deceleration. जब रुक जाती है कार या एक्सेलरेट करती है एकदम से, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को. सही है. सो हो क्या रहा है बेसिकली ये हो रहा है. देखिए ऊपर क्या हो रहा था बेटा, ऊपर जो कार थी ना, ऊपर के एग्जाम्पल में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो सब कुछ कांस्टेंट चल रहा था आपके लिए. आपके पास कार के अंदर आप खुद बैठे हुए हैं, चीजें वगैरह भी सारी साथ में, तो वो मूव नहीं करी, वो सब रेस्ट पर है. इसलिए कार आपका इनर्शियल फ्रेम बना हुआ है इस मोमेंट पे. बट जैसी गाड़ी एकदम से रुकेगी या एकदम से स्पीड बढ़ा देगा ड्राइवर, तो आप जो कार में जो भी मौजूद हो गया, चीजें भी मौजूद होंगी, वो सब मोशन में आ जाएंगे ना, वो मूवमेंट में आ जाएंगे. तो इस वजह से एज सून एज दैट अकर्स, दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर क्या होता है, द कार इज नो लॉन्गर इनर्शियल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन और deceleration because the objects inside starts moving on its own as well. ठीक है, inertia की वजह से. Now, क्या अर्थ इनर्शियल है या नहीं? टेक्निकली अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, हमें पता है इस बात के बारे में. सो इट इज नॉट परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, बट बिकॉज अर्थ एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल, तो क्योंकि इतनी स्मॉल एक्सेलरेशन है तो ऐसा लगता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी भी घूम रही है अर्थ. सो इट इज यूजुअली ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस. ज्यादातर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ही लेते हैं, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा स्मॉल है. बट अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर के बात करी जाए कि भाई है या नहीं है, इस तरीके से अगर देखी जाए, तो हम बोलेंगे कि जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है. क्यों? क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम. आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. Next, we are going to talk about the special
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया होगी आपकी आई होप बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। हियर इट इज। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है जी, देखिए। The special theory of relativity deals with how different observers moving at constant speeds, इसके ऊपर जरा नोट करना, they are moving at constant speeds describe physical events। वो observers जो constant speeds पे move कर रहे हैं वो different different events को किस तरीके से describe करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है फॉर योर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ये याद रखनी है बेटा कि जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, ठीक है, फॉर इनर्शियल फ्रेम्स ओनली, ठीक है। रिमेंबर दिस, ऑलराइट, डू नॉट फॉरगेट दिस। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इनर्शियल फ्रेम्स, मतलब जहां पर बॉडीज जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही हैं रादर देन एक्सेलरेटिंग, ठीक है। सो नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स नहीं होते बेसिकली, ठीक है। A more general form is general relativity, deals with accelerated frames, ठीक है। So remember this, the general relativity के बारे में बात हो रही है तो इसके अंदर हमारे पास accelerated frames होते हैं, बट जब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जो है मूवमेंट हो रही होती है और एक्सेलरेशन नहीं अकर होती, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते उसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बाय डेफिनेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती क्या हम लोगों को, अभी जो मैं पीछे सारा फिर से रिपीट करता हूँ जो मैंने पीछे बात करी थी ना कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बेसिकली ये थ्योरी ये बताती है हम लोगों को कि अगर दो ऑब्जर्वर्स रिलेटिवली मूव कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो रिलेटिवली मूव कर रहे कांस्टेंट स्पीड्स पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो फिजिकल चीजों को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज व्हाट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टेल्स अस। अच्छा, इसके ना दो मेन पोस्टुलेट्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन पोस्टुलेट्स जो हैं हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो ये रहे आपके सामने। नंबर वन इज द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सारे के सारे हम लोग सेम के सेम यूज करेंगे, ठीक है। सो नो इनर्शियल फ्रेम इज स्पेशल और एब्सोल्यूट, सबके ऊपर जो है सेम लॉज अप्लाई होंगे। द मोशन जो है वो रिलेटिव होएगी। देयर इज नो एक्सपेरिमेंट दैट कैन डिटेक्ट एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन। इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। कि सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो हर इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के लॉज बिल्कुल सेम होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कि कौन मोशन में है या रेस्ट में है, सब कुछ रिलेटिव है, बेसिकली ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। दूसरे पॉइंटर में हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड है ना, लाइट की स्पीड सब ऑब्जर्वर्स के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। ये थोड़ा सा खतरनाक है इंग्लिश में। वो बेसिकली आपको सिंपल ये कह रहे हैं दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। चाहे सोर्स मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड रहेगी। कहीं पर भी स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी नहीं, नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। I hope this part is clear to you guys. Now let's talk about the consequences of the special relativity. तो अच्छा, बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो लोग, अब स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से जो है, इन दो पोस्टुलेट्स की वजह से जो है क्या इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द मेनी सरप्राइजिंग इफेक्ट्स, हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर अराउंड 4 जो है इफेक्ट्स की। एक होगा हमारा टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। सेकंड हम लोग बात करेंगे हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। थर्ड हम लोगों ने अभी बात करनी है फिर आगे जाकर मास वेरिएशन के बारे में।
एंड फोर्थ पॉइंटर इज हम लोग बात करेंगे कि मास एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू गाइस। हम लोगों ने अभी इन चारों के चारों इफेक्ट्स के बारे में समझना है कि जब ये स्पेशल रिलेटिविटी एक्ट कर रही होती है तो इस हिसाब से टाइम डायलेशन क्यों होएगा, क्या होता है ये, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मास वेरिएशन में क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो बी वेरी अटेंटिव व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस होल थिंग नाउ बच्चों। अच्छा, बिफोर मैं इनके बारे में बात करूं, ये एक्ट कब करेंगे, ये होएगा कब सब कुछ, ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं स्टार्ट कब होंगे, दे विल कम इनटू इफेक्ट एज सून एज कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव at the speed of light or at a speed which is greater than the speed of light। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर दुनिया में जितने भी कोई भी चीज है, कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, अगर वो पर्टिकुलर चीज मूव कर रही है आपकी at the speed of light that is denoted by c and whose value is 3 into 10 to the power 8 या greater than the speed of light से अगर ट्रैवल कर रही है कोई चीज, तो वो चीज टाइम डायलेशन उसके ऊपर जो है अफेक्ट होएगा, वो उसके ऊपर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होएगी, मास वेरिएशन भी अकर होएगी। इस चीज को समझना है हम लोगों ने, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज टाइम डायलेशन? उर्दू में अगर मैं बोलूं तो टाइम डायलेशन इज बेसिकली जो टाइम का स्लो हो जाना, ठीक है। टाइम डायलेशन इन इजी वर्ड्स इज बेसिकली टाइम का स्लो हो जाना। क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में हैं तो तो आपका जो टाइम है ना वो स्लो हो जाता है। इस चीज को समझने की करना है हम लोगों ने। देखें, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है। जो द मूविंग ऑब्जर्वर विल एक्सपीरियंस स्लोअर टाइम कंपेयर टू समवन एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है, उसके लिए वो जो है बंदा वो टाइम को एक्सपीरियंस करेगा स्लोअर एज कंपेयर टू वो इंसान जो रेस्ट पर बैठा हुआ है। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए टाइम बहुत 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 ज्यादा स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू दोज पीपल जो रेस्ट पर है, अर्थ के ऊपर है, ठीक है। इस चीज को समझना है आप लोगों ने। अच्छा, ये लोग कहाँ बात करें टाइम डायलेशन के बारे में, यहाँ पे बेटा ये देखें, यहाँ पे भी ये लोग यही बात करें। Suppose an observer is stationary in inertial frame. He measures the time interval between two events in this frame. Let it be t naught. This is known as the proper time. If the observer is moving with respect to the frames of event with velocity v, or if the frame of events is moving with respect to the observer with a uniform velocity v, the time measured by the observer would not be t naught, but it would be given by this formula. ये फॉर्मूला याद करना है हम लोगों को, दैट इज टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो आपकी वैल्यू निकलेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाले पार्ट जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, दिस विल ऑल क्या कह रहे हैं, एज द क्वांटिटी दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, सो टी इज ग्रेटर देन द टी नॉट। तो टी नॉट हमेशा छोटा होगा टी से, ये चीज याद रखनी है आपने यहाँ पर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सही है कि जो ओरिजिनल टाइम था, देख रहे हैं यहाँ पर, लेट टी नॉट, दिस इज नोन एज द प्रॉपर टाइम। द टाइम हैज डायलेटेड और स्ट्रेच्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर and the frame of reference of events. This astonishing result applies to all timing processes, physical, chemical या biological, or even aging process of human body slowed by motion at very high speeds. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो एजिंग तक स्लो हो सकती है आपके लिए, क्योंकि टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम जो है स्लो हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं
जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम स्ट्रेच होएगा, आप कम एज होएंगे, आपके लिए टाइम स्लोअर मूव करेगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट वी हैव लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा, ये भी बहुत जबरदस्त फिनोमेना है जो जो इफेक्ट जो है अकर करता है जब हम लोग व्हेन वी मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली टाइम तो स्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है, टाइम जो है स्लो हो रहा है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर मूव करते हैं टाइम डायलेट होएगा, टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, बट उसी के साथ साथ एक इफेक्ट और अकर करेगा जो कि आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपकी जो 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 लेंथ जो डिस्टेंस है ना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, सर्न का बेसिकली हैड्रॉन कोलाइडर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और मतलब डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल के बारे में। बेसिकली सर्न, CERN ना, सर्न सर्न है, दिस इज बेसिकली योर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है ना। ये जो है हमारा स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जगह है सर्न, जहाँ पर हम लोगों ने ये एक हैड्रॉन कोलाइडर बनाया, LHCs के कहते हैं उसको, एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पर हम लोग ना रिक्रिएट करने की कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो है रिक्रिएट करने की कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ द अर्ली यूनिवर्स बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर ही करते क्या है, दो प्रोटॉन्स को ना at the speed of light, not at the speed of light, but 99.9999% of the speed of light पे उनको मूव कराते हैं वो लोग। और ये जो टनल्स हैं, जो 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 टनल बना हुआ है, ये बेसिकली 27 किलोमीटर बड़ा बहुत जाइगेंटिक टनल है, और इसके अंदर ये लोग ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स को जो है कोलाइड करवाते हैं, प्रोटॉन्स को एक दूसरे से, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये प्रोटॉन्स एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं ना इस टनल पे, टनल के अंदर, सबसे पहली चीज टाइम डायलेशन होती है, इनके लिए जो टाइम है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। नंबर 2, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये जो 27 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना, जब वो इस स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस या 27 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट उनके लिए बराबर हो जाता है, समझ लें 3.6 या 4 मीटर के करीब, इस तरीके 4 मीटर या 3.6 मीटर के अराउंड जो है ना उनके लिए लेंथ हो जाती है। एक्चुअली में 27 किलोमीटर है, ठीक है, एक्चुअली में 100 मीटर्स के करीब है वो चीज, बट जब आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे 100 बोल दिया, सॉरी, कब से मैं गलत 100 मीटर बोल रहा हूँ, 27,000 मीटर, हाँ सॉरी सॉरी सो सॉरी बेटा, 27 किलोमीटर का मतलब है 27,123 मीटर, इतना मीटर बेसिकली, इतना बड़ा टनल है। जब आपके ये प्रोटॉन्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं अराउंड दीज हैड्रॉन कोलाइडर्स, तो उनके लिए लेंथ जो है अराउंड हो जाती है 3.6 मीटर या 4 मीटर के करीब लेंथ हो जाती है। इससे छोटी होके कॉन्ट्रैक्ट होके लेंथ इतनी हो जाती है, उनको ऐसा फील होता है, उनके ऊपर इफेक्ट ऐसा आता है कि आज वो सिर्फ 4 मीटर ट्रैवल किया उन लोगों ने, ठीक है, एंड टाइम रिडायलेट हो जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स दैट वी आर एबल टू सी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हम लोगों ने पढ़ लिए 2 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने ये जो वैल्यू निकाली है ना मैंने 3.6 मीटर, ये आप भी निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाले फॉर्मूले के थ्रू, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसके थ्रू आप ये निकाल सकते हैं, जहां पर आपका जो L नॉट होगा ये आपकी प्रॉपर लेंथ होगी जो आप मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेड्रॉन कोलाइडर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर ले लूंगा 27 किलोमीटर्स की लेंथ उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। हमारा जो पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली 3 into 10 to the power 8 में कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ दैट इज लाइक 99.99999% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं कोई वैल्यू v स्क्वायर के अंदर।
और अपॉन में सी स्क्वायर में ऑब्वियसली वही स्पीड ऑफ लाइट आएगी. व्हेन यू सॉल्व इट यू विल कम टू नो कि जो वैल्यू वो ड्रास्टिकली गिर जाएगी बेसिकली. ठीक है, और इट विल एंड द लेंथ will be very very less than this length. I hope this is clear to you guys. तो देखिए क्या कह रहे हैं वो लोग, इफेक्ट क्या आएगा. The distances shrink as speed approaches the speed of light, but only in the direction of the motion. ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव करें उसी डायरेक्शन में जो है रिड्यूस हो जाएगी आपकी लेंथ. So these are the two effects that we have studied so far. Next है हमारा mass variation. यहां पर क्या होएगा, एक और इफेक्ट. जब आपकी कोई भी पार्टिकल आपका एट द स्पीड ऑफ लाइट और ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट भी ट्रैवल करता है तो उसके अंदर मास के अंदर वेरिएशन आएगी. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास जो है क्या होता है. मास इट इज द मैटर बेसिकली, अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड बाय स्पेस इज मास. हम लोगों ने यही पढ़ा है ना. बट और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मास जो है कभी भी नहीं जो है बदल सकता. वेट आपका बदल जाएगा. इफ यू आर लाइक यू नो ऑन अर्थ, इफ यू फ्रॉम अर्थ आपको हम मून पे ले जाएं या मार्स पे ले जाएं तो आपका मास सेम रहेगा मगर वेट बदलेगा. मास ऐसी चीज है जो कांस्टेंट होती है, जो बदलती नहीं है. बट जब कोई बॉडी मूव करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट और इवन एट द स्पीड विच आर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होएगा, तो मास भी बदलना शुरू हो जाएगा उस बॉडी का. दिस इज द इफेक्ट बेसिकली. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी के हिसाब से क्या होएगा, द मास इंक्रीजेस विद वेलोसिटी. मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपका मास एक्सपैंड करेगा बच्चों. Remember this is very 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 important. ठीक है, the mass increases with velocity. ठीक है, देखिए इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओरिजिनल मास यहाँ पे डालोगे, आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूला के थ्रू एंड यू विल कम टू नो दैट द मास the increase in mass indicates the increase in inertia the object has at high speeds. तो आप ये जब देखोगे कि जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट जाते हो वैसे वैसे आपका मास जो है एक्सपैंड करता जाएगा. एक चीज तो ये है. और यहाँ पे वो लोग हमें बता रहे कि इवेंचुअली जब आपकी वेलोसिटी जो है ना, जो जिस मूवमेंट पे आप जब आपकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाती है तो देखें v अपॉन सी अगर ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो गया लेट्स सपोज, तो ये v अपॉन सी बराबर हो जाएगा 1 के. ठीक बात है. फिर क्या होएगा यहाँ पर 1 यहाँ पर जब आ जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस 1 क्या दे देगा मेरे को, 0 दे देगा. ठीक है, इस जगह पे मेरे पास आ जाएगा 0. ये जो पार्ट है ये सारा डिनोमिनेटर का पार्ट है. वैल्यू क्या बन जाएगी, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 0 हो जाएगा. तो एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट बचा, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी. दैट मीन्स जो आपका मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. इसको याद रखना है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट की स्पीड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड लेता है लाइट की तो वो उसका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट फोर्स चाहिए उसके लिए कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एट द स्पीड ऑफ लाइट जो है पहुंचा सके. आई होप दिस होल logic is clear to you guys. So see here now, the denominator approaches 0, mass becomes infinite, so infinite force would be required to accelerate, which is not possible for us. ठीक है, हम प्रोटॉन्स के साथ कर रहे हैं LHC के अंदर. इसको गूगल करना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना ताकि और कॉन्सेप्ट सही से खुले कि क्या हो रहा है दुनिया में. Hence no object with mass can reach the speed of light because the mass expands. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द फोर्थ इफेक्ट. चौथा इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिविटी की वजह से जो अकर होता है. दैट इज आर द मेन कॉन्सेप्ट जो है हमारा फेमस लाइन E equals to mc square, sorry, the famous equation of Einstein, that is E equals to mc square. आइंस्टाइन ने हम लोगों को एनर्जी और मास का रिलेशनशिप दिया. ठीक है, इनका फेमस फॉर्मूला है.
जो कि ये बताता है कि जो मास और एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। A small amount of mass contains a huge amount of energy because c square is very large। क्या कह रहे हैं वो लोग हम लोगों को यहाँ पर कि अगर एनर्जी चेंज हो तो मास भी चेंज होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं फ्रॉम आर इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इससे इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं बेसिकली, जहां पर मास का हल्का सा एनर्जी में कन्वर्ट होना ही ना हम लोगों को, मतलब हल्का सा मतलब थोड़ा सा मास कन्वर्ट होता है तो उसके बदले हम लोग को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जब भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस अकर होते हैं तब ये चीज होती है, ठीक है। यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शन विद टाइनी मास चेंजेस लीड टू ह्यूज एनर्जी रिलीजेस, ठीक है। जैसे कि हमारा न्यूक्लियर फिजन कर रहे होते हैं हम लोग हमारे पावर स्टेशन के अंदर, और न्यूक्लियर फ्यूजन अकर हो रहा होता है आपका सन के अंदर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मासेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उसके बदले बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही होती है हम लोगों को। And that sums up our 4 effects of relativity. I hope this part is clear to you guys। ये special relativity जो थी, theory of relativity, इसके चारों pointers जो थे ना, main effects थे, वो हम लोगों ने discuss कर लिए हैं। Next जो है हम लोगों की बारी है, ये एक navigation system है। ये example है basically कि जो है, जो हमें prove करके दिखाता है कि भाई ये चीजें अगर होती है एक्चुअली में हो रही हैं, ठीक है। ये इफेक्ट जो है एक्चुअली में एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि नैवस्टार नेविगेशन सिस्टम के बारे में क्या बता रहे हैं, देखें। इट्स अ स्पेशल रिलेटिविटी इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। इट्स प्रैक्टिकली यूज इन मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम्स, ठीक है। जैसे कि हमारा नैवस्टार जीपीएस में इस्तेमाल होता है, पोजिशनिंग एक्यूरेट अप टू 2 मीटर्स इफ रिलेटिविटी इजंट अकाउंटेड फॉर। अगर हम लोग रिलेटिविटी को इग्नोर करके कैलकुलेशंस करें जीपीएस के अंदर डालें तो पता कितना बड़ा एरर आ जाएगा, 760 मीटर्स पर आर इन एयरक्राफ्ट का एरर आ जाएगा कैलकुलेशंस के अंदर। तो इससे आप समझ रहे हैं कि लाइक मतलब अगर रिलेटिविटी का इफेक्ट निकाल दें हम लोग तो जो प्लेन की लोकेशन है वो 760 मीटर गलत हो जाएगी। तो ये चीज हमें दिखा रही है कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये एक्चुअली में हो रहा है। ये इतनी सरप्राइजिंग चीजें अकर होती हैं जब हम लोग स्पीड्स को बढ़ा देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जब भी जाने की करते हैं तो इस तरीके से होता है। एंड दैट सम्स अप आवर मेजर टॉपिक्स यहाँ के हमारे 19.3 तक। ये एग्जाम्पल है, ये आई वुड वांट कि आप लोग पहले खुद से करना। अगर कहीं फंसो, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मेरे पास आना एंड देन आई एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस। ये बहुत इजी मैंने बहुत डिटेल में बताया, सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि इफेक्ट क्या आ रहा है मास पे, लेंथ पे और बाकी चीज़ों के अंदर। इसके बाद है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बच्चा। ओके, बाय बाय।